एचआरए में छूट का लीगल तरीका। एचआरए यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस। इस पर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर मैंने बताया था, उस पर जांच चल रही है किस प्रकार से लोग इलीगल तरीके से एचआरए में छूट का दावा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से लीगल तरीके से एचआरए में छूट का दावा कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों, ये वीडियो सिर्फ आपको एचआरए में छूट के लिए लीगल तरीके का एक यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप कभी भी इस प्रकार से न लें। जो तरीका आपको बताया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति उसी तरीके को अपनाए। यदि उन पर वो लागू हो रहा है तो ये तरीका सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे इलाके में रहता है और फिर अपने को वो इस तरीके में दिखा रहा है तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। आप बिल्कुल भी इलीगल तरीके को ना अपनाएं और लीगल तरीके को ही अपनाएं। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूं और आगे भी अपलोड करता रहूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। धन्यवाद। वीडियो बनाते बनाते कुछ साथियों के इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी स्वयं अपने तैनाती स्थल में रहे और उसकी फैमिली किसी भी बड़े शहर में जैसे देहरादून, हल्द्वानी इत्यादि किसी भी शहर में किराए के मकान पर रहते हो तो क्या उन्हें उस किराए पर छूट मिलेगी? तो जी हाँ दोस्तों, वो उस किराए को अपने इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में दिखा सकते हैं, बशर्ते कि वो एचआरए के जो नियम है, जो 3 नियम होते हैं, 3 में से सबसे कम जो राशि होती है अगर उस नियम पे वो फिट बैठते हो तो वो स्वयं कहीं भी हो और उनकी फैमिली कहीं भी हो तो दोनों जगह की किराए मिला करके एचआरए में छूट का दावा कर सकते हैं। नोट: यह वीडियो इनकम टैक्स की जटिलताओं को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं प्रामाणिक रूप में नियमों को आपके सम्मुख रख सकूं, इसे अंतिम न समझा जाए और न ही इस वीडियो को कहीं प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाए। इनकम टैक्स के पोर्टल में समय समय पर होने वाले अपडेट व सर्कुलर नियम व गाइडलाइंस को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि एचआरए घटाने का लीगल तरीका है या सही तरीका क्या होता है कि जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता और हम सेफ साइड चलते हुए अपने एचआरए में छूट का क्लेम कर सकें। तो इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको एक एक बारीकी से मैं अवगत कराऊँगा और जिससे आपको पता चल सके कि आपको कैसे एचआरए में छूट लेनी है। यदि आपने वीडियो को स्किप किया या बीच में आपने वीडियो पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको किस प्रकार से छूट क्लेम करनी है। तो चलिए चलते हैं साथियों वीडियो में। तो यहाँ पर बात आती है एचआरए यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस। तो जो एचआरए है इस पर लीगल तरीका क्या होता है जिससे छूट का दावा किया जा सके। तो देखिए, इसे टाइप करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, हो सकता है कहीं पे टाइपिंग की मिस्टेक भी हो तो उसे आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि समय समय पर मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और समय समय पर मैं इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो बात आती है एचआरए के लिए। देखिए, हालांकि इस पर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि उसमें मैंने 11 उदाहरण, देखिए मायने रखते हैं 11 उदाहरण, मैंने 11 एंगल से आपको समझाने का प्रयास किया उस वीडियो में कि किस प्रकार से हमें एचआरए में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में आप मेरे इस प्ले लिस्ट में जाएंगे इनकम टैक्स की, तो वहाँ पे भी वो आपको एचआरए वाला वीडियो दिख जाएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि आखिर एचआरए में छूट किस प्रकार से मिलती है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम इसमें बात चलते हैं हल्के फुल्के से यहाँ पर नज़र डालते हुए कि एचआरए की छूट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। हमें बेसिक वेतन यानी कि बेसिक पे, ठीक है, वेतन बेसिक हो गया और डीए, इन दोनों का जो साल भर का जो टोटल होता है वो आय हमको लिखनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 लाख रुपए कि इसमें बेसिक पे और डीए का ये साल भर का टोटल हो गया 8 लाख
रुपए। अब इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी होती है, इन 3 में जो सबसे कम होता है वही हमें एचआरए की छूट मिलती है उसी की, ठीक है। तो सबसे 3 चीज़ें क्या होती है, पहली चीज़ होती है कि वास्तविक प्राप्त किराया, यानी कि अगर साल भर में आपको कितना किराया मिल रहा है, 46,400 मिल रहा है या 46,600 या जो भी आपको किराया मिल रहा है। यहाँ पे मैंने राउंड फिगर में एक यहाँ पर उदाहरण के लिए एक फिगर रख दिया मैंने 50,000 रुपये। तो मान लिया जाए कि यदि आपको साल भर में वास्तविक जो एक्चुअल किराया मिल रहा है, जो एचआरए मिलता है आपको सैलरी में, वो है 50,000 रुपये, जबकि आपकी सैलरी हो रही साल भर की 8 लाख रुपए और वास्तविक किराया मिल रहा है आपको 50,000 रुपये, ठीक है। तो 3 चीज़ें कौन सी घटेगी वो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि वास्तविक प्राप्त किराया 50,000 रुपये। अब दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही इस पूरी कैलकुलेशन को प्रभावित करती है, ठीक है। यदि इसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली और तीसरी चीज़ तो बात की बात है, दूसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिया गया किराया, मान लिया जाए कि आपने साल भर में मकान मालिक को यहाँ पे किराया दे दिया है 70,000, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 70,000 फिगर लिखी हुई है, 70,000 आपने एक साल में मकान मालिक को किराया दे दिया है और उस 70,000 से दिए गए किराए में से 10%, यानी कि वेतन के 10% को हमने माइनस करना है। और हमारा वेतन था यहाँ पे कितना, 8 लाख। तो 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 80,000, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, 8 लाख का 10% हो गया यहाँ पे 80,000। तो जो दिया गया वेतन है, दिया गया जो किराया है साल भर का, वो है 70,000। अब दिए गए किराए में से हमने वेतन के 10% को घटाना है। तो दिया गया किराया है 70,000, वेतन का 10% है 80,000, तो ये फिगर हो गई ज़्यादा। तो जब भी छोटी फिगर से हम बड़ी फिगर को घटाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है माइनस में। तो माइनस में आई हुई फिगर को आप 0 ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70,000 में से जब हमने 80,000 घटाया तो जो शेष रहेगा वो राशि जो है यहाँ पर हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर शेष क्या आया, -10,000, यानी कि -10,000 आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये फिगर माइनस में आ गई तो माइनस में आ गई मतलब यहाँ पे मैंने 00 लिखा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 00। आया कुछ क्लियर। यदि ये फिगर 70,000 के बजाय यहाँ पे होता 1 लाख, ठीक है, और सैलरी का 10% है 80,000, हम 1 लाख में से 80,000 को घटाते तो यहाँ पे शेष आ जाता 20,000, ठीक है। तब हम 20,000 यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे हुआ है उल्टा। दिया गया किराया है 70,000 और सैलरी का 10% हो गया साल भर का 80,000। तो दिए गए किराए में से हमने सैलरी के 10% को घटाना है। जब हमने घटा दिया तो ये फिगर आ गई माइनस में। तो माइनस में आने का सीधे सीधा मतलब है वो हो गया 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। अब हमने माइनस वाली फिगर को ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके आगे वाली फिगर पे ध्यान देना, ये हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक प्राप्त किराया है 50,000, सेकंड नंबर पे 0। तो जब भी फिगर आपके सामने 0 आ गया तो आपको और कोई कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे 0 टैक्स की यहाँ पर आपको छूट का लाभ मिलेगा है। यानी कि 0 का लाभ मिलेगा मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लिया जाए ये 1 लाख था और ये 80,000 हमने घटाया, यहाँ पे आ गया था 20,000, तो यहाँ पे हम लिख देते 20,000 और ये हो गया 50,000। और तीसरी कंडीशन आई कि यदि आप मेट्रो सिटी में निवास करते हैं तो मैं बेसिक, यानी कि बेसिक और डीए का जो 8 लाख हो रहा था हमारा सैलरी, उस सैलरी का 50% आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना तो उसने 4 लाख। और यदि आप मेट्रो सिटी में निवास नहीं कर रहे, मेट्रो सिटी से अदर कहीं भी आप निवास कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा उस वेतन का 40%, यानी कि जो 8 लाख था ऊपर, उस 8 लाख का 40% हो जाता है 3,20,000 रुपये। अब देखिए, फिलहाल हम ये मान के चलते आप मेट्रो सिटी के नहीं है, आप अदर सिटी के, तो 3,20,000 एक फिगर ये आ गई, एक फिगर ये आ गई 0 और एक फिगर ये आ गई आपके सामने 50,000। तो अब इन तीनों में सबसे कम क्या है, आप स्वयं देखिए ना, 50,000 सबसे कम होगा या 00 सबसे कम होगा या फिर 3,20,000। तो स्वाभाविक सी बात है, इन तीनों में सबसे कम है 00। तो 00 कम है मतलब तो छूट इसकी मिलेगी 00 की। तो 00 की छूट मिलने का तात्पर्य क्या है कि आपको 1 भी रुपये की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर जो है माइनस में आ रही थी। अब इसी को दूसरे एंगल से समझते, यदि ये 70,000 के बजाय यहाँ पे 1 लाख होता और ये 80,000 को हमने घटाया तो यहाँ पे फिगर आ जाती 20,000 की। तो तब 3 फिगर थी, 50,000, 20,000 और 3,20,000। तब इन तीनों में सबसे कम क्या है, तभी सबसे कम आती है 20,000। तब हमें 20,000 का यहाँ पे लाभ मिलता छूट में। और तीसरी कंडीशन हम ये मानते कि अगर यहाँ पे फिगर होती 1,20,000, या चलो यहाँ पे मान लेते हम, यहाँ पे है 1,40,000,
ठीक है। तो ये फिगर है 1,40,000 और वेतन का 10% है 80,000। तो 1,40,000 में से जब हमने 80,000 घटाया तो कितना बच गया, 40 हो गया और 20,000, यहाँ तो 60,000। तो यहाँ पे आ जाएगी फिगर 60,000 और यहाँ पे 3,20,000, यहाँ पे फिगर आ गई 50,000। अब बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, 3,20,000 सबसे कम, 3,20,000 या 60,000 या 50,000। तो स्वाभाविक सी बात है इन तीनों में सबसे कम हो जाएगा तब 50,000। तब ऐसी कंडीशन में हमको छूट मिलेगी 50,000 रुपये की, ठीक है। तो इस पर जो मैंने वो वीडियो बनाया है ऐसे ही उसमें 11 उदाहरण दिए हुए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कंडीशन क्या होती है, 3 कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ समझ गए आप। तो यही तीनों नियम लागू होंगे। अब बात आती है कि हम HRA से कैसे बचें लीगल तरीके से। तो पहले इस पर कुछ मैंने प्रश्न और उनके उत्तर दिए हुए, इससे आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न बनाया मैंने, स्वयं ही बनाए, ये प्रश्न जो मेरे माइंड में आ रहे थे तो मैंने स्वयं बना दिया, आपके माइंड में भी आते होंगे। कि पहला प्रश्न है कि मुझे मकान मालिक की किराया रसीद दिखानी होगी, ठीक है भाई। कंडीशन तो ये तीनों लगेंगी जो 3 है। अब इसमें से यदि आपको 60,000 की छूट मिल रही है, 50,000 की छूट मिल रही है, तो ये पूछा क्या मुझे मकान मालिक की किराए की रसीद दिखानी होगी, तो उत्तर आया हाँ, मकान मालिक की किराए की रसीद दिखानी अनिवार्य है। अब फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि कितना किराया देने पर किराया रसीद दिखानी होगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर आता है कि 1 लाख तक किराया देने पर रसीद अनिवार्यतः दिखानी ही होगी। यानी कि 1 लाख के अंदर अगर आप किराया दे रहे हैं तब आपको रसीद दिखानी क्या है, आपके लिए अनिवार्य है। फिर अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 3 कि 1 लाख से अधिक किराया देने पर क्या करना होगा। भाई यहाँ पे तो आपने कहा कि 1 लाख के अंदर आप किराया दे रहे हैं तो रसीद दिखानी अनिवार्य है, लेकिन यदि हम 1 लाख से अधिक किराया देते हैं तब क्या करना होगा। तो फिर इसका उत्तर बनाया मैंने यहाँ पर कि रसीद के साथ मकान मालिक का पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी या पैन नंबर दिखाना अनिवार्य है। तो यदि 1 लाख से ऊपर आप किराया दे रहे हैं मकान मालिक को तब आपने रसीद तो दिखानी है, रसीद के साथ साथ मकान मालिक का पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी या पैन नंबर दिखाना अनिवार्य है। यहाँ पे एक प्रश्न लिखना भूल गया मैं, तुरंत याद आ गया कि यदि मकान मालिक का पैन नंबर ना बना हो, कोई गरीब आदमी हो और कुछ नौकरी पेशा ना हो उसका, और उसका पैन नंबर ना बना हो, तो ऐसे में उससे हम एक घोषणा पत्र लेंगे, एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे जिस पर वो लिख देगा कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है और मैंने अभी तक पैन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन भविष्य में मैं पैन के लिए अप्लाई कर दूंगा और पैन कार्ड अपना जारी करवा दूंगा। तो ऐसा हमें उससे घोषणा पत्र लेना होगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो ठीक है, ये प्रश्न मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था तो मुझे अभी भी ध्यान आया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 है कि क्या ऑनलाइन किराया देने पर रसीद दिखानी होगी। यदि कोई मकान मालिक को ऑनलाइन पेमेंट करता है गूगल पे, फ़ोन पे से या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो क्या उनको भी किराए की रसीद दिखानी अनिवार्य होगी। तो यहाँ पे उत्तर आया है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट की प्रिंट कॉपी ही पर्याप्त है। जब हमने ऑनलाइन किसी को पेमेंट कर दिया तो फ़ोटो पासबुक की भी फ़ोटो कॉपी चल सकती है, या जो भी ऑनलाइन पेमेंट किया गया उसकी अगर हम प्रिंट कॉपी निकाल देते हैं तो वो ज़रूरी है वहाँ पर, तब रसीद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास तब प्रूफ है कि हमने उनको इतना किराया दिया है। ठीक है, रसीद तो तब ज़रूरत पड़ती है कि जब भाई हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो आजकल ऑनलाइन है। और एक चीज़ और है, जैसे हम उन्हें 1 लाख रुपये जितना भी वो देते हैं उनको किराया देते हैं, तो यदि उनसे राजस्व टिकट पे साइन करके दें तो ज़्यादा लीगल होगा वो, यानी कि जो रेवेन्यू टिकट होता है उस पर जब भी उन्हें हम पैसा देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे रसीद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसकी प्रिंट कॉपी ही वो हमारे लिए पर्याप्त है। अब अगला प्रश्न बनता है 5वां, क्या अपने माता पिता या रिश्तेदार के घर पर रहते हुए HRA में छूट मिल सकती है या HRA पर हम क्लेम कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, पर नियम शर्तें उपयुक्त ही रहेंगी। प्रश्न 4 तक की या प्रश्न 4 तक की जो सभी शर्तें लागू होंगी, जो शर्तें यहाँ पे मैंने अभी पढ़ के सुनाई वो सारी शर्तें भी लागू होंगी। ठीक है, और साथ में जो 3 कंडीशन थी, 50,000 वास्तविक प्राप्त किराया और 10% से ज़्यादा दिया गया किराया, ठीक है, और 40% या 50% वाली जो कंडीशन मैंने शुरू में बता दी, वो कंडीशन यदि आप पे फिट बैठती है तो आप बिल्कुल अपने रिश्तेदार के घर पर रह करके छूट का जो है दावा कर सकते हैं। फिर 6वां है कि होम लोन, यदि होम लोन लिया हो और मकान दूसरे शहर में खाली पड़ा हो, यानी कि होम लोन लिया और हमने मकान बना दिया लेकिन उस मकान में हम ना रह रहे हो और वो मकान भी क्या है, खाली पड़ा है, तथा स्वयं नौकरी के स्थान पर
किराए पर रह रहे हों और हम जहाँ नौकरी करते हों हम वहाँ पर किसी किराए के मकान पर रह रहे हों तो क्या एचआरए की छूट ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बस एचआरए के नियम पर फिट बैठ रहे हो। कौन से नियम पर? जो शुरू के 3 कंडीशन बताई, जो सबसे कम है। तो यदि हम उतना किराया दे रहे हैं मकान मालिक को, उस रेंज में अगर हम आ रहे हैं तो बिल्कुल हम एचआरए की छूट वहाँ पर ले सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि क्या किराए से मकान मालिक पर टैक्स पड़ेगा? जो दिया गया किराया है मकान मालिक को तो क्या उस पर टैक्स पड़ेगा? अब मान लिया जाए आप अपनी माँ पिता के या चाचा ताऊ के या मामा मामी के या सास ससुर के किसी के भी घर पे आप निवास कर रहे हैं और आप उनको साल भर में किराए पेमेंट करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं चाहे आप ऑफलाइन करते हैं, तो फिर आपके मन में एक शंका पैदा होगी कि वो तो नौकरी पेशा लोग हैं नहीं, भले उन्होंने पैन कार्ड बनाया हुआ है, तो क्या उन पे, क्योंकि वो तो उनकी इनकम होगी, ठीक है, हमने किसी को 1.5 लाख रुपए साल भर में दिया तो 1.5 लाख रुपए तो उनकी इनकम होगी, तो क्या उन पे टैक्स पड़ेगा उस इनकम से? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्त है कि अगर मकान मालिक की सालाना इनकम 5 लाख से अधिक हो तो उन पर टैक्स पड़ेगा इस रकम का। ये जुड़ जाएगा तो 6,60,000 हो जाएगा या 6,50,000 हो जाएगा, तो तब उस पर उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा। या फिर अगर उनकी साल भर की कुल इनकम है मान लिया जाए 4 लाख रुपए और 1,20,000 आपने उनको किराया दिया, तो 1,20,000 उनकी इनकम में जुड़ जाएगी, तो 4 लाख प्लस 1,20,000 हो गया 5,20,000। तो 5,20,000 मैंने 5 लाख तक उन पर किराया पड़ जाएगा, वो टैक्स पड़ जाएगा 12,500 और 20,000 पे 20%, यानी कि 2 दूनी 4,000, यानी कि उन पे कुल मिला के 15-17,000 के लगभग फिर टैक्स पड़ जाएगा। तो और दूसरी बात है 5 लाख से अधिक हो तो, या किराए के रुपए जोड़कर मालिक की इनकम 5 लाख से अधिक हो, जो कि उदाहरण मैं अभी दे चुका हूँ। और यदि उनकी कोई भी अतिरिक्त इनकम नहीं है और आपके ही किराए की इनकम आ गई उनके पास 1.5 लाख रुपए, तो फिर उन पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि वो ITR भरते हैं, यदि वो कैलकुलेशन भी करते हैं तो 5 लाख से कम उनकी आय 5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो उस पर तो वैसे भी उन पर 0 टैक्स पड़ेगा। तो वैसे भी ITR जिनकी 2.5 लाख से अधिक की इनकम होती है उन्हें ITR भरना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो खैर ITR भी भर देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन यदि वो ऑलरेडी 6, 7 या 8 लाख रुपए उनकी सालाना इनकम है और प्लस 1.5 लाख और जुड़ जाएगी तो फिर उन पर 20% टैक्स पड़ेगा। तो इसलिए मकान मालिक भी बचते हैं इस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट लेने से या फिर इस प्रकार की रसीद देने से। अब है कि अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने से उनको दिया किराया उनकी इनकम में जुड़ेगा, फिर वो भी टैक्स के दायरे में आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे, ठीक है, जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ वो भी आएंगे। लेकिन अब हमें ध्यान ये देना है कि जैसे हम किसी गरीब रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं और उनको वहाँ जा कर के HRA दे रहे हैं, तो क्या है, एक तो उनके पास पैन कार्ड होगा नहीं, और होगा भी तो उन पर टैक्स आएगा नहीं, तो उनकी भी कुछ इनकम हो जाएगी और हम भी HRA के जो भी नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए बच सकते हैं और उनकी मदद भी हो जाएगी, ठीक है। ये तो है बिल्कुल लीगल। अब जहाँ तक बात आती है कि HRA से बचने का सही तरीका है, तो देखिए जो जो बातें मैंने ऊपर बताई ये तो है ही है। अब ये आपकी आपसी अंडरस्टैंड की बात है कि आप अपने पिता के घर दिखा रहे हैं या आप अपने मामा का या आप दादा का या किसी का भी घर दिखा रहे हैं कि आप वहाँ रह रहे हो और आपने उनके खाते में साल भर तक पैसे डालते रहें, ठीक है। अब आप उनके खाते में साल भर तक पैसे डालते रहे तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया कि भाई आप उनको पैसे दे रहे हो। अब पैसे दे रहे हो तो वो आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया साल भर तक। अब दे दिया तो क्या है, वो आपके यहाँ रसीद के रूप में काम कर देगा, उनका पैन नंबर भी लगा देंगे आप, तो आप इस प्रकार से HRA से बच सकते हैं। अब देखिए एक बात थोड़ा सा मैं वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो 1.5 लाख रुपए घूम फिर के फिर आप भी खर्च कर दे आपके परिवार वाले। भाई आपने अपने पिता के मकान पर रह करके दिखा दिया कि मैं उनके उस पर किराए पर रह रहा हूँ और आपने उनको 1.5 लाख रुपए दे दिया साल भर में, ठीक है, और वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते जा रहे हो मंथली 10,000, 12,000, 14,000 जो भी है, और वो उनका भी आपसे प्यार है, आपके बच्चों से उनको प्यार है, दादा दादी हो, पता चल रहा है कि वो घूम फिर के वही 1.5 लाख रुपए आप पर ही खर्च कर दे रही है, आपके बच्चों पे ही खर्च कर दे रहे, तो देखो आपको कितना बेनिफिट हो गया। उधर तो आप किराए के रेंज पे आकर के किराए HRA से भी बच गए हो, दूसरा वही पैसा घूम फिर करके लौट करके आप पर ही खर्च हो रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट हो गया। इधर आप HRA से भी बच गए हो, उधर आपका वो पैसा कहीं ना कहीं आप पर ही लौट करके आ रहा है। तो बाकी आप समझदार हैं, लेकिन जो ये भी एक लीगल तरीका है। पर हाँ, यदि आप खाली कहते हो कि आप अपने
पिताजी के साथ रहते हैं, उनके किराए के कमरे उनके मकान में किराया देते हुए, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने ऑनलाइन उनको पेमेंट नहीं किया और आपने रसीद दिखा दी, या फिर कहीं से ऐसा पता चलता है कि ये व्यक्ति तो वहाँ रहता नहीं, किसी ने शिकायत कर दी, तो फिर ये फिर इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी तरीका अपनाना है वो तरीका बिल्कुल लीगल होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट हो तो उससे आपका एकदम से सेफ साइड रहता है, और तब इस प्रकार के प्रूफ जब आप अपने डीडीओ को देते हैं तो उनकी भी सेफ साइड रहती है और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स की जो भी नोटिस इत्यादि से आप बच सकते हैं और आप फिर रिलैक्स रह सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भरिए टैक्स, रहिए रिलैक्स। यदि भरा नहीं टैक्स तो नहीं रह पाओगे रिलैक्स, ठीक है। रात भर नींद नहीं आएगी, हमेशा दिमाग में एक ही बात रहेगी कि अरे मैंने टैक्स देना था, मैंने गलती से छिपा करके टैक्स की चोरी कर दिए, कभी मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो रात रात की आपकी नींद हराम हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में। तो जब गवर्नमेंट आपको इतना किराया दे रही है, इतना पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, तो जो उनका हिस्सा बनता है गवर्नमेंट का उनको दे दो, सबसे बेहतर वही है। और बाकी बचने के तरीके जो भी हैं लीगल तरीके मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। अब आपके विवेक पे, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उन तरीकों का सही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तब अभी भी कह रहा हूँ कि इसका मिसयूज़ ना करें। ये उन लोगों के लिए जो वास्तव में अपने घर परिवार, अपने दादा दादी, मामा मामी, चाचा ताई, ये मम्मी पापा किसी के साथ रहते हैं और उनको किराया देते हैं, खासकर ऑनलाइन किराया देते हो तो सबसे सेफ साइड रही आपकी। इस प्रकार से साथियों ये एक छोटा सा प्रयास था कि आपको बता सकूं कि आप HRA से लीगली कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद।